जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। जब भी मैं इस लाइन को हाईलाइट करता हूँ कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर ऐसा कोई बोझ उठा ले, तब मेरा मतलब होता है कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, जो आने वाली पीढ़ी है वो कोई ऐसी गलती ना करे जिससे वो अपने ऊपर किसी पोजेशन को लेके आ जाए या फिर किसी ऐसी एंटिटी को लेके आ जाए, या उनके साथ कभी कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो। लेकिन फिर भी आगे आने वाली जनरेशन से हम क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, यही कि वो हमारी चीज़ें देखें, हमसे सीखें, हमारे जो रियल इंसिडेंट आते हैं उनसे कहीं ना कहीं सबक ले। और ऐसा ही एक रियल इंसिडेंट जो आपको इतना बड़ा सबक देने वाला है, इतना बड़ा सबक देने वाला है खासकर आने वाली जनरेशन को। हमेशा से मैं आपके सामने ऐसे रियल इंसिडेंट लेके आया हूँ जहाँ पर आपने ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट या जिन जिन्नात के बारे में, पंडुबा, शैयर, ऐसी एंटिटीज़ के बारे में सुना है जो गाँव में होती आई है, शहर में होती आई है, या फिर जिनसे हर कोई सीख ले सकता है। लेकिन आज का जो रियल इंसिडेंट है वो खास करके उन जनरेशन के लिए है जो यंग जनरेशन है, क्योंकि उनका मानना है जब तक हमारे साथ होगा नहीं हम इन सब चीज़ों को मानेंगे नहीं। लेकिन किसी बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान ने ये कहा है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया तो आप इन सब चीज़ों को देखने मानने के लिए बचोगे ही नहीं। हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया है कनक ने। कनक जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं। अभी वो 21 साल के हो गए हैं। 2024 में 20 साल के थे और उन्होंने ये बताया कि अक्षय भाई, कभी कभी इंसान को मस्ती करना, घूमना, अपने घर पे झूठ बोलना इतना ज़्यादा भारी पड़ जाता है जो कि हमें पड़ा। कनक ने अपने बारे में बताया कि भाई मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ दिल्ली, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो गुड़गांव में पढ़ती है और मेरा दोस्त होटल मैनेजमेंट कर रहा है चंडीगढ़ से। हम तीनों के घर वाले एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी एक कज़न सिस्टर है जो साक्षी है, वो भी हिमाचल की रहने वाली है। वो पीजी लेके कहीं पे जॉब कर रही है। तो हम 4-5 लोगों का एक ग्रुप है जो बहुत मस्ती करने वाला है। ऐसे ही इन्होंने बताया कि बहुत टाइम हो गया था। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम कनक है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है पल्लवी और मेरा दोस्त है जिसका नाम है ऋषु, और मेरी जो कज़न है उसका नाम है साक्षी। तो साक्षी तो अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतनी घिरी हुई है कि वो ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी पढ़ते पढ़ते। लेकिन मैं, मेरी गर्लफ्रेंड और ऋषु, हम तीनों के पास पैसे की कमी नहीं थी। हम अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं और गाड़ी वगैरह हमें सब कुछ मिली हुई है। तो काफ़ी टाइम हो गया था आपस में मिले हुए। तो एक दिन हमने प्लान बनाया कि यार धर्मशाला घूमने चलते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ घर पे बता के थोड़ी ना की जाती। तो लड़कों ने प्लानिंग की, ऋषु ने और कनक ने, कि हम घर पे बोलेंगे कि हम दोस्त के कहीं पे शादी अटेंड करने जा रहे हैं। वहीं पर जो इनकी गर्लफ्रेंड थी पल्लवी, उसको भी इस चीज़ के बारे में समझा दिया गया कि भाई तुम भी ये बोल देना कि साक्षी के साथ कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो। तीनों ने भर भर के परफ्यूम लगाया। ऋषु और जो कनक थे वो गाड़ी उठाते हैं और सीधा पल्लवी को पिक करके साक्षी के यहाँ पे पहुंचते हैं। पहले इन लोगों ने वहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती मजाक किया, कुछ खाया पिया, हल्का टाइम स्पेंड किया साक्षी के साथ। अब साक्षी को अगले दिन अपनी जॉब पे जाना था, तो उसने इनको बोल दिया कि ठीक है यार, अब तुम लोग निकल सकते हो। तो रात को 8-9 बजे ये गाड़ी उठाते हैं और धर्मशाला जाने का इनका एक प्लान था। लेकिन फिर रास्ते में इनका प्लान चेंज होता है जब ये डिसाइड करते हैं कि यार आज रात हम लोग ड्रिंक करेंगे, खूब एंजॉय करने वाले हैं, स्मोक करेंगे। बट इनमें सिर्फ एक ही चीज़ कि पल्लवी ना ही ड्रिंक करती थी ना स्मोक करती थी। पल्लवी इनके साथ गाड़ी में बैठती है और ये एक लॉन्ग रूट पकड़ते हैं और घूमना शुरू करते हैं। घूमते 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 इनका फिर दोबारा प्लान चेंज होता है और ये एक ऐसा डेस्टिनेशन चूज करते हैं जहाँ पर एक वाटरफॉल गुजर रहा था, वहाँ पर पुल था और वहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते थे। तो कनक और ऋषु में ये डिसाइड होता है कि भाई हम वहीं चलते हैं और वहाँ पे आराम से ड्रिंक वगैरह करेंगे। ये लोग गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचते हैं। तो उस टाइम पर ऋषु जो थे वो भी ड्रिंक कर रहे थे, कनक जो थे वो भी ड्रिंक कर रहे थे। लेकिन इनके पास 2 बियर की बोतल थी, जिसमें से एक बियर की बोतल में से ये दोनों आराम से पी रहे थे। तो उस टाइम पर पल्लवी ने इनसे जिद करी कि यार प्लीज़ मेरी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर दो। तो रात को अच्छी खासी चांदनी रोशनी में फ्लैश जलाकर इन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। ऋषु ने क्या करा, वहाँ पर देखते देखते बियर ख़त्म करी और बोतल को फेंक के मार दिया एक छोटी सी पहाड़ी पर। जैसे ही वहाँ पर पहाड़ी पे बोतल को फेंक के मारा तो जैसे आवाज़ गूंजती है पहाड़ों में, वैसे आवाज़ गूंजी और कनक का भी ध्यान गया और पल्लवी का भी ध्यान गया कि ऋषु ने ऐसी हरकत की है। अब कनक ने तो पहली बात
ऋषु को डांटा ही कि यार तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, किसी के पैर में लग गया या फिर कुछ ऐसा हो गया। तो ऋषु ने उसी टाइम पर सॉरी बोल के उस बात को ख़त्म कर दिया। अब इन लोगों का प्लान बनता है कि यार यहाँ पर हमने फ़ोटो वोटो क्लिक करा लिया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, परफ्यूम इन्होंने भरपूर लगा रखा था। ऋषु, पल्लवी और कनक गाड़ी में बैठते हैं। अब इनके बैठने की पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ। कनक और पल्लवी आगे बैठे थे, ऋषु अकेले पीछे बैठे हुए थे। तो जब ऋषु पीछे बैठे थे और गाड़ी चलने लग रही थी, तब अचानक से जो कनक थे वो ऑब्जर्व करते हैं कि पल्लवी और ऋषु दोनों का नेचर थोड़ा बदल सा गया है। मतलब पल्लवी तो बिल्कुल शांत बैठ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं पल्लवी को किसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की, और ऋषु जो है वो भी इधर उधर देखने लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उन पर भी कोई चीज़ हावी हो रही है। तो ऋषु एकदम से खिड़की के बाहर देखते हैं और अचानक से कनक को बोलते हैं कि भाई 1 मिनट गाड़ी रोकेगा। तो कनक उस टाइम काफ़ी सरप्राइज थे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि किस बारे में बात हो रही है। तो कनक पूछते भी है कि भाई क्या हुआ, सब ठीक है। ऋषु उस टाइम पे यही बोलते कि प्लीज़ एक बार गाड़ी रोकना, तुझे तो पता है कि मेरे को ये सारी चीज़ें फील हो जाती है। यहाँ पर कनक ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय भाई, हमारे यहाँ पर ना सलेड़े के बहुत इंसिडेंट होते कि छलावा हमारे सामने आ जाता है। तो जैसे कि ऋषु ने मुझे बोला, मैंने गाड़ी रोक दी। ऋषु गाड़ी से उतरता है, एक कील निकालता है, उसको 7 बार अपने ऊपर से फेंटता है और थूक के उसे फेंक देता है। अब यहाँ पर इनकी ये मान्यता थी कि अगर आपको कहीं से कहीं तक नेगेटिविटी फील हो, तो अगर आपके पास कोई भी लोहा या लोहे की चीज़ हो, तो आप उसे अपने ऊपर से फेर के फेंक दो और थूक दो, तो कोई भी नेगेटिविटी होती है वो आपसे दूर चली जाती है। तो उस टाइम पर कनक समझ गया था कि ऋषु को कुछ ना कुछ फील हो रहा है। लेकिन फिर ये लोग आपस में बातचीत ना करते हुए सीधा गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके लोग आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी वाला एरिया होता है, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, लेकिन पल्लवी वहाँ पर चुप बैठी होती है। अब ऋषु पूछना शुरू करते हैं कि पल्लवी सब ठीक है। तो कनक का ध्यान भी जाता है कि यार बहुत देर हो गई, पल्लवी कुछ बोल नहीं रही है, हुआ क्या है पल्लवी को। तो कनक पल्लवी से पूछते कि यार सब ठीक है, तू अचानक से चुप बैठ गई है, जब से तू आई है तू कुछ बोल नहीं रही है। तो उस टाइम पर पल्लवी बोलती कि मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ मुझे दबा रही है, मतलब मैं बहुत हैवी फील कर रही हूँ। उस टाइम पर कनक और ऋषु ने क्या करा, शीशे खोल दिए, ये सोच के कि यार हो सकता है कि एसी से घुटन हो रही हो या हमने ड्रिंक किया तो उससे शायद कोई भभका हो रहा हो। तो उन्होंने क्या किया, शीशे जैसे नीचे करे तो उस टाइम पर पल्लवी थोड़ी सुकून में दिखती है, लेकिन ये सुकून कुछ देर का था और इस बारे में इन दोनों को कोई अंदाजा नहीं था। ये धीरे धीरे आगे चलने लग रहे थे और ऋषु और कनक का ध्यान पल्लवी पे था। तभी पल्लवी थोड़ी सी दूर जाती है, आगे 5 किलोमीटर दूर जाती है, अचानक से बोलती है कि क्या तुम गाड़ी रोकोगे, मुझे बहुत तेज वॉमिटिंग आ रही है। कनक ने गाड़ी रोकी, पल्लवी बाहर उतरती है। तो पल्लवी ने जो भी अपने घर से कुछ खा रखा था या साक्षी के घर पे जो भी हल्का फुल्का उन्होंने खाया था, स्नैक्स वगैरह, उन्होंने वॉमिटिंग में सब कुछ निकाल दिया। अब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और शीशा नीचे करके पल्लवी से पूछना शुरू करते हैं कि पल्लवी तुम ठीक हो या नहीं हो। पल्लवी ये बोलती है कि मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ। तभी अचानक से कनक का फ़ोन रिंग होता है, फ़ोन बजता है और उस पर एक और दोस्त की कॉल आती है। अब ये जो दोस्त था, ये इनका कम से कम नहीं तो 10-12 किलोमीटर दूर रहता था इनके घर से, उसका फ़ोन आता है। तो वो पूछना शुरू करता है कि भाई कहाँ घूम रहे हो, क्या प्लान है। तो यहाँ से कनक और ऋषु बताना शुरू करते हैं कि हम पल्लवी के साथ उस रास्ते पे घूमने जा रहे हैं। तो वो जो दोस्त था वो बोलते हैं कि यार अगर तुम्हें कोई इशू नहीं है तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरे को एक बहुत अच्छा पॉइंट पता है, उस पॉइंट से ना मंदिर भी दिखता है और चांदनी रात का नज़ारा भी दिखता है, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। अब इन लोगों को तो वैसे भी पूरी रात घूमना ही था, तो इन्होंने सोचा कि 3 से भले 4, और इन्होंने क्या करा, गाड़ी वहाँ से भगाई और इस दोस्त को पिक करा और फिर ये उस पॉइंट पे पहुँचते हैं। जब ये उस पॉइंट पे पहुँचते हैं तो उस टाइम भी कनक और ऋषु सिगरेट पी रहे थे, बियर पी रहे थे और पल्लवी बैठ के बस नज़ारा देख रही थी। तभी अचानक से वो जो चौथा दोस्त आया था वो अचानक से कोई लिफाफा उठाता है और सीधा उसे पल्लवी की तरफ फेंक के मारता है और पल्लवी को बोलता है देख मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। पल्लवी ने उस लिफाफे को खोला, उस लिफाफे के अंदर चूड़ियाँ, सिंदूर और पता नहीं लौंग इलायची क्या क्या था। तो उस टाइम पर कनक और ऋषु समझ गए थे कि पल्लवी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और उस चौथे दोस्त ने भी बहुत बड़ी गलती कर दी है। पल्लवी को पता चल गया था कि ये किसी का टोटका था, इसे शायद सुहागन सुघाई बोलते हैं, जो कि वहाँ पर किसी टोटके के लिए रखा गया था, पर पल्लवी ने उसे खोल दिया था। तो पल्लवी इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई जब उसे पता चला कि इस चौथे बंदे ने मेरी तरफ इसे फेंका और ये एक टोटका था जो मैंने खोल दिया है। पल्लवी वहाँ शाउट करने लगती है और बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है वहाँ पर उस चौथे बंदे के साथ, क्योंकि पल्लवी एक ऐसे घर से थी जहाँ पर पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता है। तो पल्लवी को इस बारे में पता था कि अगर मेरे साथ कोई दिक्कत हुई तो मेरे पूरे परिवार के साथ दिक्कत होगी। पल्लवी ने अपना घर बंधवा रखा था, उनके पूरे परिवार को इन सब चीज़ों पर बिलीव था। हालांकि कनक और ऋषु भी इन सब चीज़ों को मानते थे, लेकिन जो चौथा दोस्त था उसे इस बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था। जब पल्लवी की उस चौथे बंदे से लड़ाई हुई तो ये क्या करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वापस आते हैं।
पल्लवी ने पूरे रास्ते उस चौथे बंदे को इतना सुनाया। कनक ने मेंशन करा कि भाई वो बंदा रोने जैसा हो गया था, उससे एक गलती हो गई। वो दोस्त वो जो आया था चौथा बंदा वो उतरता है और वो चुपचाप चला जाता है और ये लोग वहाँ से अपने अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। अब गाड़ी जब धीरे धीरे आगे चलती है तो ऋषु बहुत अकेलापन फील कर रहे थे पीछे बैठ के। उन्होंने कनक को बोला कि यार मैं आगे आ जाऊं, तो पल्लवी ऑलरेडी इस तरीके से बैठी थी कि वो बात करने के मूड में थी नहीं। तो पल्लवी को पीछे बैठा के ऋषु गाड़ी में आगे बैठते हैं और गाड़ी धीरे धीरे आगे चलने लगती है। तो ऋषु ध्यान देते हैं कि पल्लवी अभी भी बहुत शांत बैठी हुई है। ऋषु ने सीधा एक ऐसा सवाल पूछा जो बहुत डराने वाला था। ऋषु ने पूछा पल्लवी से कि पल्लवी तुझे कोई दिख रहा है क्या? पल्लवी एक ऐसा जवाब देती है जो सही में बहुत ज़्यादा अजीब था। मतलब मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो मैं 5 मिनट के लिए तो सीधा भागूंगा ये बिना देखे पीछे कि क्या है। तो पल्लवी सीधा बोलती है मुझे तेरी गोद में ऋषु कोई बैठा दिख रहा है, सफ़ेद कलर का एक बच्चा है जो तेरी गोद में बैठा हुआ है। ऋषु अचानक से बोलता है कनक गाड़ी रोक और मुझे ये बता गाड़ी में लोहे का कोई सामान है। तो कनक बताते हैं यार कि पाना रखा हुआ है जिससे हम गाड़ी का टायर खोलते हैं। तो ऋषु उतरते हैं और उसको तीनों के ऊपर से घुमा के थूक के उसे फेंक देते हैं। अब पल्लवी से पूछा जाता है कि अभी भी कोई दिक्कत है? तो पल्लवी उस टाइम पे यही बोलती है कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत वजन फील कर पा रही हूँ अपने ऊपर। इस टाइम पर कनक तो नहीं पर ऋषु समझ गए थे कि पल्लवी के साथ कोई ना कोई दिक्कत बहुत भारी वाली आ चुकी है। ये लोग ये अपना टोटका करके आगे निकलते हैं, ये जो पाना इन्होंने फेंका। और फिर कनक ने अपनी रिकॉर्डिंग में ये चीज़ बताई कि अक्षय भाई गाड़ी जैसे ही चली, मुश्किल से 2 किलोमीटर आगे पहुंची होगी, ऐसे गाड़ी पर कोई टकराया, धड़ाम करके आवाज़ आई और बस ये होना था। हमने पीछे मुड़ के देखा कि सब सलामत है या नहीं है। पल्लवी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको सीधा 103 104 बुखार आ गया। तो जब ये हरकत हुई तो ऋषु ने उसी टाइम पे कनक को बोला कि कनक गाड़ी मोड़ ले, हमें घर चलना चाहिए। तो कनक इसी बारे में बात कर रहे थे कि भाई अभी हम इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे, अगर हम अभी भी घर की ओर निकलेंगे तो हम 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे और हमारे पास बहुत टाइम है अभी। तो ऋषु यही बोलते रहे कि भाई कोई नहीं, हम साक्षी के फ्लैट पे चलते हैं, पर तू गाड़ी मोड़ और चलाना शुरू कर। ये थोड़ी ही आगे गाड़ी लेके निकले थे उल्टे रास्ते पर, तभी अचानक से पल्लवी चिल्लाना शुरू करती है कि क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम, क्यों बात कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहती हूँ। कनक और ऋषु एक दूसरे को देखते हैं। इन्होंने गाड़ी साइड में लगाई और पूछना शुरू करा कि पल्लवी क्या हुआ। तो पल्लवी बताना शुरू करती है कि तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही क्या, तुम्हें इतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं आ रही, कब से ये लोग चिल्ला रहे हैं, कब से बात कर रहे हैं, मेरा तो कान फटे जा रहे हैं। उस टाइम पर कनक और ऋषु समझ गए थे कि अब इनके हाथ से बात निकल चुकी है। ये होते होते अचानक से पल्लवी ने गाली देना शुरू कर दिया कि चुप हो जाओ, ये वो इतना सब कुछ, इतनी गालियां बकी। ऋषु बार बार बोलने लगे पल्लवी हम हैं, तुझे क्या दिख रहा है? और पल्लवी बार बार देखो वो हंस रही है, देखो वो बोल रहा है, और ये शांत क्यों बैठा है, और ये बच्चा यहाँ क्यों आ रहा है, इसे दफा करो यहाँ से, इसे भेज दो, भेजो इसे यहाँ से। कनक और ऋषु यह हरकत देख रहे थे। ये लोग कैसे न कैसे भटकते भटकते अपने घरों की ओर पहुंचे। पल्लवी को अपने घर उतार दिया, ऋषु अपने घर चले गए और कनक अपने घर चले गए। 4 दिन तक तीनों की तबीयत खराब रही। कनक अपने घर से 4 दिन बाद निकलते हैं, तभी उन्हें साक्षी का कॉल आता है और साक्षी बताती कि पल्लवी मेरे पास आ रखी है और वो बहुत बुरी तरीके से रोने लग रही है। ऋषु को फ़ोन किया जाता है और ऋषु को भी बुलाया जाता है। तो जब ये दोनों गाड़ी पिक करके सीधा साक्षी के यहाँ पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले पल्लवी से पूछा जाता है कि तुम क्यों परेशान हो, क्या हुआ है? तो पल्लवी बताना शुरू करती है कि वो इंसान मुझे उठते बैठते दिखता है, वो औरत मुझे देख के हंसती रहती है और वो बच्चा बस बैठ के मुझे घूरता रहता है और मैं बस ये सब चीज़ें झेल नहीं पा रही हूँ। तभी एकदम से कनक ऋषु की तरफ मुड़ते और पूछते कि तुझे भी कुछ फील हो रहा है? तो ऋषु बताते कि भाई पिछले 4 दिन से रोज़ रात को मुझे कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पता नहीं कौन सी बड़ी गलती कर दी है। अगर मैंने बोतल फोड़ के गलती भी करी है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन 4 रातें मेरी इतनी हराम हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है। साक्षी ये सब कुछ सुन रही थी, साक्षी के सर के ऊपर से सब कुछ जा रहा था, लेकिन कनक सारी चीज़ समझ पा रहे थे। अब इन सब चीज़ों के बाद इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे इलाज करवाएं, क्योंकि ये खुद 20-20 साल के हैं और पल्लवी को ऐसी कौन सी जगह लेके जाएं जहाँ पे सब कुछ ठीक हो। लेकिन फिर भी इन्हें पता चलता है कि कोई तो देखने वाले हैं, हम वहाँ जाएंगे और बताएंगे तो सब कुछ ठीक होगा। ये बड़ी मुश्किल से गाड़ी उठा के वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ साक्षी भी इनके साथ थी और पल्लवी बस पूरे रास्ते चिल्लाती जा रही थी, हंसती जा रही थी, पता नहीं किससे बात कर रही थी और एक ही डायलॉग, मैं मरोड़ दूँ, मैं मार दूँ। पल्लवी से पूछा जा रहा था कि पल्लवी तुम क्या बोल रही हो? तो पल्लवी यही बोलती कि वो मुझे बोल रहा है, बोलने को तो मैं बोल रही हूँ, मैं तो बोलना भी नहीं चाहती, पर वो जो बोलता है मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। गाड़ी चले जा रही है और ये लोग जब पहुँचते हैं दिखाने वालों के पास तो वहाँ पर जो इंसान बैठा था वो अचानक से हंसने लगता है कि हाँ भाई घूम आए, कहाँ गए थे, रात को घूमने गए थे, बोतल फेंक के मारी थी ना इसने, क्या लगा था?
कि वहाँ की जो आत्माएं हैं वो उकसेंगी नहीं? तुम लोग जो घूमने पे यकीन रखते हो, तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? तीनों 3-3 लेके बैठे हुए हो अपने साथ। तो अब एक काम करना, थर्सडे है ना, अब संडे को आना। ये बोल के इन्हें वापस भेज दिया गया कि संडे को आओगे तब इलाज मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि पल्लवी को घर नहीं भेजा जा सकता क्योंकि पल्लवी ऑलरेडी पोजेस हो रखी थी। तो साक्षी के यहाँ पे रह रही थी वो, और इन्होंने बताया कि अक्षय भाई हम दोनों, पहले तो हम दोनों साक्षी के यहीं पे रहे अलग अलग कमरे में। उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि पल्लवी कभी भी चिल्ला के उठ जाती रात को, और ऑनर पे कंप्लेंट पहुंच चुकी थी हमारी। हम बड़ी मुश्किल से पल्लवी को शांत रखते थे, और उन्होंने क्या करा था, जो पहले वाले थे जिन पे हम दिखा के आए थे, उन्होंने हमें इलायची और भभूत दे दी थी कि जब भी ये चिल्लाए या फिर ड्रामे करे इसके मुंह में रख देना इलायची और भभूत, ये शांत हो जाएगी। अब हुआ क्या, हम 3 जने एक कमरे में सो रहे थे, मैं, पल्लवी और ऋषु, और साक्षी एक कमरे में सो रही थी क्योंकि हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, उसे नौकरी पे जाना था। कनक ने बताया कि मैं वॉशरूम यूज करने गया हूँ, मैं जैसे ही वापस आता हूँ मैंने देखा ऋषु गाली देने लग रहा है पल्लवी को, और पल्लवी बस बैठ के यूं देख रही है। तो कनक ने पूछा ऋषु से क्या हुआ भाई? ऋषु ने बताया कि इसने मेरे इतनी जोर से चाटा मारा है ना भाई, मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं बता रहा हूँ। कनक ने बताया कि भाई मैं वॉशरूम में तो था, ये कॉमेडी वाला सीन हो गया कि मुझे पटाखे की आवाज़ तो आई थी, मुझे नहीं पता था कि पल्लवी ने ऋषु को चाटा मार दिया, और वो अभी भी पोजेस है। वो इधर उधर देख के बोल रही मरोड़ दूँ इसको, खत्म कर दूँ इसको, मार दूँ इसको। इन लोगों ने क्या करा, इलायची और भभूत खिला के शांत करा। कैसे न कैसे वहां पर 2 दिन निकले। 2 दिन बाद ये लोग अपने घर पे जाने वाले थे क्योंकि पता था कि घर पे जाना तो पड़ेगा। ये लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं 5 मिनट में जो साक्षी थी उसका कॉल आ गया कि भाई वापस आ जाओ, यहाँ पर पल्लवी ने हड़कंप मचा दिया है। ये लोग फिर दोबारा वहाँ पहुँचते हैं और देखते कि पल्लवी ने साक्षी का पूरा कमरा तहस तहस कर दिया, और वो अपने आप को वॉशरूम में बंद करके बैठ गई है, बाथरूम में बंद करके बैठ गई है। अब ये लोग सोचते हैं कि यार बाथरूम में खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। बड़ी मुश्किल से दोनों लड़कों ने बाथरूम का गेट तोड़ा और फिर दोबारा इलायची और भभूत खिलाई। अब ये इलायची और भभूत खिला रहे हैं और 5 मिनट में वो दोबारा पोजेस हो जा रही है। फिर इलायची भभूत खिलाया जा रहा है, फिर पोजेस हो जा रही है। बड़ी मुश्किल से संडे आया। संडे को ये पहुंचे वहाँ उतारने वालों के पास, तो उन्होंने क्या करा, एक धागा दिया, और जो वहाँ पर फीमेल बैठी थी वो फीमेल बोलती है कि एक काम करो, इस धागे को उतरने मत देना और इसे लेके जाओ और इसे बोलो कि नहा के आए, और जब ये नहा के आएगी तो इसको दूसरे कपड़े पहनाना। पहले ही बता दिया था इनको कि दूसरे कपड़े आपको साथ में लेके आने हैं, दूसरी जोड़ी। साक्षी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी कि आप जो पल्लवी है उसे नहलाने के लिए लेके जाओगे, और नहाने के बाद आप दूसरे कपड़े लेके आओगे। अंदर जो कपड़े हैं उन्हें ऐसे ही टांग के रखना, उन्हें आपको जला देना है। अब हुआ क्या, धागा दे रखा था शांत होने के लिए, और जैसे ही साक्षी पल्लवी को नहला के दूसरे कपड़े चेंज करवा के लेके आती है, तो यहाँ से कनक और ऋषु क्या करते हैं, उन कपड़ों को जला देते हैं। फिर दोबारा कुछ चीज़ें दी गई, जैसे वो इलायची और भभूत खत्म हो गए थे तो फिर भी प्रोटेक्शन के लिए दिए गए, और बताया गया कि अब लड़की के साथ कुछ भी नहीं होगा, इसके कपड़े अगर ढंग से जल गए हैं तो। ये लोग घर वापस आते हैं, और फिर दोबारा पल्लवी वहाँ पहुँचते ही दोबारा पोजेस हो जाती है। ये फ़ोन करते हैं उनके पास जो उतारा करने वाले थे, और वो भाग के जाते हैं बाथरूम में, देखते हैं तो शर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर बच गया था। मतलब जो चीज़ जल जानी थी, टॉप या शर्ट का हिस्सा, वो नहीं जला था, जिस वजह से एंटिटीज़ ने दोबारा पल्लवी को पोजेस कर लिया। अब वहाँ जाने में 2 घंटे लगे, आने में 2-3 घंटे लगे, तो ये फ़ोन करके बोलते कि हम वापस आ जाते हैं, आप ठीक कर दो। तो वो लोग बताते कि अभी हम नहीं बैठे, हम यहाँ से उठ गए हैं, अब आने वाले संडे में हम बैठेंगे। तो वही बताते हैं जो पहले देखने वाले थे, उन्होंने बताया कि एक काम करो, उस वाले एरिया में अभी भी कोई ना कोई बैठा होगा, तो आप पल्लवी को वहाँ लेके चले जाओ, लेकिन ले जाना आसान नहीं होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, फटाफट से गाड़ी उठाते हैं और सीधा पल्लवी को ले जाने की कोशिश करते हैं। तो पल्लवी पूरे रास्ते यही बोलती गई कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे वो चिल्ला रहा है, मुझे वो कुछ बोल रहा है और मैं देख नहीं पा रही, मुझे बस शोर सुनाई दे रहा है। 2-2.5 घंटे में ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पर जो सामने इंसान बैठा था वो हंसने लगता है और बोलता है, हाँ भाई बहुत घूमने का शौक है तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके से तुम बच जाओगे? और धागा कहाँ गया? तो ये देखते धागा, वो तो पल्लवी को पहनाया था। जैसे ही पल्लवी का धागा चेक करते हैं तो वो धागा पल्लवी ने खुद से उतार के फेंक दिया था, जिस वजह से पल्लवी दोबारा पोजेस भी हो गई थी। अब ये लोग यहाँ पे बैठे थे और इनको ये बताया गया कि इस तरीके से चीज़ें ठीक नहीं होती, एक काम करो, घर जाओ और इसकी कोई यूज़ करी हुई शर्ट लेके आओ जो लास्ट नाइट इसने पहनी थी। मतलब अब फिर दोबारा वही कपड़े लेके आने थे, 2-2.5-3 घंटे दूर घर से, और टाइम भी बहुत कम था। तो सीधा ऋषु और कनक गाड़ी उठा के निकलते हैं, घर पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से भगाते हुए गाड़ी। शर्ट उठाते हैं तो वहाँ पीजी में ऑलरेडी काफ़ी हंगामा हो रखा था कि पता नहीं इनके कमरे में चल के आ रहा है, लेकिन ये शर्ट उठा के वहाँ से सीधा निकलते हैं और 2.5-3 घंटे में
वापस पहुंचते हैं। तो इतने में तो पता नहीं किस किस के कॉल आ रखे थे, पल्लवी के भी घर से कॉल आ रखे थे और ऋषु के घर से भी फ़ोन आ रखे थे। सब जानना चाहते थे कि ये किस प्रॉब्लम में है, क्योंकि शक्लों से साफ पता चल रहा था कि इनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो रखा है। जब ये शर्ट उठा के वहाँ पे पहुँचते हैं दोबारा, वो जो दूसरे देखने वाले थे उन्होंने सीधा जो चेले थे उनको बोला कि एक काम करो 2 किलो लेके आओ। तो बाहर से 2 किलो चिकन लाया जाता है। तो उस टाइम पर जो पल्लवी बैठी थी उससे पूछते हैं हाँ चिकन खाने का मन कर रहा है। तो पल्लवी बोलती है मैं चिकन नहीं खाती, पर वो खाता है, वो मुझे बोल रहा है कि उसे चिकन खाना है, वो बोल रहे हैं। तो फिर दोबारा इशारा करते हैं एक काम करो 2 किलो लेके आओ। 2 किलो नमक लाया जाता है और उस चिकन पर डाल दिया जाता है और फिर कपूर का एक पूरा घेरा बनाया जाता है और फिर पल्लवी को बोला जाता है अब खा जितनी जल्दी हो सके खा। तो वो जो एंटिटीज थी वो सामने आना शुरू कर देती है जब बहुत ज़्यादा प्रवोक किया जाता है। जो दूसरा उतारा करने वाले थे वो बोलते हैं कि हाँ भाई सामने आओ ना, अगर तुम्हें चाहिए मीट मच्छी तो सामने आके बात करो। तो पल्लवी चिल्ला चिल्ला के बोलती है वो सामने नहीं आ रहे, पर वो जो बोल रहे हैं मैं बोलने से रुक नहीं पा रही हूँ। मतलब वो एंटिटीज बोल रहे थे मुझे खाना है, तो पल्लवी बोल रही थी मुझे खाना है। कैसे भी पल्लवी रुक नहीं पा रही थी। वहाँ जो चेले बैठे थे उन्होंने बोला पल्लवी को लेटाओ और इसके पैर पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, और हाथ के अंदर एक तांबे का सिक्का पकड़ा दिया। तांबे का सिक्का पकड़ाते ही जैसे ही पल्लवी को लेटाया तो साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इसके हाथ पैर खुलने नहीं चाहिए, अगर हाथ पैर खुले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कनक, ऋषु, चेले और जो साक्षी थी चारों ने हाथ पैर पकड़े और जैसे ही हाथ पैर पकड़े एकदम से पल्लवी शेक होना शुरू होती है। वहाँ पे पल्लवी एकदम से ऐसे हिलती है जैसे पता नहीं उनके अंदर क्या ही एंटिटी आ गई है। तो वो जो चेले थे उन्होंने बोला कि आप छोड़ दो हाथ। हाथ छोड़ते ही देखा दोनों हाथों में नाखून से भी आधी हड्डियों के टुकड़े, हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े, सफेद काले सफेद काले सफेद काले। तो ये पूछना शुरू करते ये क्या है। वो बताते कि तुम्हें क्या लगता है ये जो तुमने बोतल फोड़ी, ये इतना सब कुछ करा, ये इस वजह से पल्लवी परेशान हो रही है। नहीं, पल्लवी परेशान हो रही है क्योंकि उनके पड़ोसियों ने उनके ऊपर काला जादू किया हुआ है। इनका घर बंधा हुआ था, इनके घर में जो कुल देवी देवता है वो प्रोटेक्शन कर रहे थे, तब तक ये बचे हुए थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, पल्लवी की जब तबीयत खराब हुई, जब ये तीन चीज़ें तुम तीनों के ऊपर आ गई थी, तुम्हें बताया होगा ना कि 3 एंटिटीज आई थी, पल्लवी के शरीर के द्वार खुल गए और जो पड़ोसी थे उन्हें पता चल गया कि पल्लवी के ऊपर अब काला जादू करा जा सकता है। तो उन्होंने पल्लवी को खाने में कुछ खिला दिया था, जिस वजह से पल्लवी के ऊपर ये चीजें बहुत ज्यादा हावी हो गई। जब ये 3 एंटिटीज वाला सीन हुआ, उन्होंने बताया कि वो जो शगुन वगैरह का जो लिफाफा खोला था उसमें से जो एंटिटी निकली उसने सीधा एंट्री मारी किसके अंदर, पल्लवी के अंदर, क्योंकि पल्लवी ने अपने हाथों से खोला था। वो चीज़ें तो ऋषु ने पहले ही निकाल दी थी अपने ऊपर से, पाना हटा के, कील हटा के, क्योंकि ऋषु को इस बारे में नॉलेज थी। लेकिन पल्लवी जिस वजह से परेशान हो रही थी वो थी कि उनके पड़ोसियों को पता चल गया था कि इसका शरीर अब खुल चुका है, तो खाने में कुछ दे दिया, जिस वजह से पल्लवी के ऊपर ये एंटिटीज हावी हो गई थी। अब उन एंटिटीज से बात कराया गया कि सामने आओ सामने आओ। तो पल्लवी तो नॉर्मल हो गई, वहां पर एक मटका रखा गया, उस मटके में वो चिकन का टुकड़ा डाला गया, पूरा नमक डाला गया, सिंदूर डाला गया, उन एंटिटीज को उस मटके में बंद करा और उस मटके को वहां से रफा दफा कर दिया। और वो जो हड्डियां थी वो भी उस मटके में डाली गई और चेले को बोला गया, जो गुरु बैठे थे, कि इसे दफना के आ जाओ कहीं पे। दफनाने के बाद पल्लवी को आधे घंटे के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। आधे घंटे बाद वो चेला आता है और गुरु आते हैं और वो पूछता है पल्लवी से, हाँ बेटा ठीक है तू, अब सुनाई दे रहा तेरे को, अब कोई आवाज़ तो नहीं आ रही? तो पल्लवी बताती है अब मैं ठीक हूँ, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ से फिर दोबारा पल्लवी को एक धागा दिया जाता है और ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और डांटा जाता है ऋषु और कनक को कि तुम हो जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है और तुम्हें भी आगे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भी शरीर के द्वार खुल चुके हैं, क्योंकि वो जो 3 एंटिटीज आई थी उन्होंने तुम पे भी हमला करा। बट क्योंकि ऋषु को इलाज पता था तो तुम बच गए, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे भी शरीर के द्वार पे थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है। तो ऋषु और कनक को भी अब संभल के रहना पड़ेगा। और उसके बाद ये चारों अपने घर आते हैं, जहाँ पर फिर इन्होंने अपने घर पर रेस्ट किया। लेकिन फिर कनक ने बताया कि अक्षय भाई, पल्लवी की तबीयत बहुत दिनों तक खराब रही, उसके पीरियड्स रेगुलर होते रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर नॉर्मल हो गई थी। जैसे कि मैंने बताया, ऋषु और कनक को बहुत ज़्यादा सुनने को मिला, जो गुरु चेले थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सुनाया और उसके बाद ये साफ साफ बता दिया कि तुम ऐसे खुले में ना ही चिकन खा सकते, ना ऐसे मीट मच्छी का सेवन कर सकते, ना मदिरा का सेवन कर सकते, और अब तुम्हें थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ कनक ने हाईलाइट की। भाई मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में मैं जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो चीज़ें मैंने झेली है 20 साल की उम्र में, जो चीज़ें ऋषु और कनक ने, और साक्षी तो बेफालतू में ही बेचारी टारगेट बन गई, जो चीज़ें हमने झेली है वो कोई और ना झेले, किसी और के साथ ना हो। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे खुले में बोतलें ना फोड़े, बियर ना पिए, सिगरेट ना फेंके और चीज़ें ना करें, खासकर पहाड़ी एरिया पे, क्योंकि पहाड़ी एरिया पे बहुत सारे ऐसे राज है जो दफन है। अगर वो खुल के आएंगे तो वो इतने पुराने होंगे कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और फिर यही कहूँगा कि भाई
सीख ले ली है तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय दें और प्यार बनाए रखें। जितना ज़्यादा हो सके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ और शो, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि ऐसे ही लोग जिनके ऊपर आप बीती हुई है वो आते हैं उस चैनल पे और अपना पूरा रियल एक्सपीरियंस बताते कैमरे के सामने, एक एक चीज़ की, कैसे उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, भाई बहन को खो दिया, दादा दादी नाना नानी, पूरे परिवार में कैसे तंत्र विद्या चलती आई और कैसे गलतियों से चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अगर आपको लगता है यार आपके साथ भी कभी कोई रियल इंसिडेंट हुआ और आप कैमरे के सामने बताना चाहते हैं, आपने कहीं सुना हो और पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई मैं पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम बैठेंगे कैमरे के सामने और बातचीत करेंगे, कुछ अवेयरनेस कंटेंट निकाल पाएँ जिससे दूसरे की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके सतर्क रहिए। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे अभी हम अवेलेबल नहीं है। फेसबुक पे हमारे नाम के बहुत स्कैम हो रहे हैं। फेसबुक पे हमारे नकली वेरीफाइड पेजेस चल रहे हैं, पता नहीं फेसबुक कैसे अलाउ कर रहे हैं। और मैं ये चीज़ जब तक बोलता रहूँगा जब तक आप लोग समझ नहीं जाओगे। कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे आते हैं जो बोलते हैं कि भाई किसी का पेट पल रहा है तो वो लोग मेरे नाम से स्कैम कर रहे हैं और मैं ऐसा पेट पालने नहीं दे सकता। मैंने अब तक अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन की है किसी सट्टे वाली एप्लीकेशन को ना प्रमोट करके, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगा कि फेसबुक पे मेरे नाम से फेक पेजेस चलें, वो भी वेरीफाइड। मेरी सिर्फ एक प्रोफाइल है और उसी प्रोफाइल से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। जब तक मैं खुद से नहीं बोलूँगा मैं फेसबुक पे अवेलेबल नहीं हूँ। जितना ज़्यादा हो सके अपनों का ध्यान रखिए। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सबके करीब रहिए। अपने भगवानों को पूजिए, किस तरीके से देखिए भगवान आपकी रक्षा करते हैं। जितना ज़्यादा हो सके अपने कुल देवी देवता, ग्राम देवता, भगवानों को पूजिए, वही आपका साथ देंगे। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। तू क्या करेगी?